प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखो, जो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, जिसका नाम है, पार्ट नंबर 11 अपने इसका डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और टॉपिक अपना है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी एंड रजिस्टेंस। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं कहता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपका 16वें चैप्टर में काम आएगा। वहाँ पे ये सारी टर्म काम आएंगी, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, चाहे इस चैप्टर में नहीं है ये, लेकिन 16वें चैप्टर में वो वाला टॉपिक ये इस अपने सिलेबस में है। अब 60% सिलेबस में भी है, तो वहाँ पे वो टॉपिक करने में दिक्कत आएगी। इस कारण मैं ये वाला टॉपिक करवा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो एक नई एनर्जी के। तो देखिए बच्चों, टॉपिक अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों पर क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, टॉपिक में तो ये दो नहीं है, लेकिन एक टर्म अपने और पड़ी थी, वो थी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उस पर भी साथ में इफेक्ट देखेंगे भी। जब अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो मटेरियल्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, यहाँ पे टॉपिक में नहीं दिया हुआ, लेकिन कंडक्टिविटी भी अपने डिस्कस करेंगे। तीनों चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होंगी, वो सारी चीज़ें अपने इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि द रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस मटेरियल्स चेंजेस विद टेम्परेचर इन डिफरेंट मैनर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। यानी कि नेचर के बेसिस पे क्या होते हैं कि हर एक जो मटेरियल है उसका अलग अलग नेचर होता है। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि जो मटेरियल्स हैं उनको कैटेगरी से बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कौन से? सबसे पहले जो बात करेंगे वो कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। भैया अपने जो कंडक्टर मटेरियल्स हैं, जब उनका अपने टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनका जो रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ अपने इसमें डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट किससे करते हैं? कंडक्टर से ही करते हैं। तो अब देखो, एक चीज़ मैं आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं कि देखो बच्चों, जो ये टॉपिक है ना, ये आपको बुक से सिमिलर लगेगा थोड़ा, बुक की लैंग्वेज से, क्योंकि बुक में भी बहुत अच्छी लैंग्वेज दी हुई है। वही लैंग्वेज मैंने यहाँ पे यूज कर ली। जहाँ मुझे मॉडिफाई करनी होती है लैंग्वेज, वहाँ मैं खुद कर लेता हूँ। तो चाहे बुक से पढ़ो चाहे नोट से। हाँ, लेकिन दो तीन चीज़ें नई हैं, वो मैंने ऐड की हुई हैं इसमें। ठीक है, यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मैं कर देता हूँ सारा कुछ। बुक में कई बार थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया होता, लेकिन इस टॉपिक की लैंग्वेज बहुत बढ़िया दी हुई है बुक में भी, तो बुक से इसको ज़रूर पढ़ना। तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, यानी जो आज का लगभग 80% है टॉपिक का, 80% वो कंडक्टर ही है। तो कंडक्टर के लिए अपने को पढ़ना है भी, जब अपने किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसकी रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, वी नो दैट रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, आपने रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला पढ़ा था जब आपने रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है? रो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1/सिग्मा। यानी कि एक दूसरे के क्या होती हैं, ये रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन्वर्सली एक दूसरे की इक्वल होती हैं। ठीक है, इन्वर्स कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, दूसरी चीज़ आ जाएगी। रजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का इन्वर्स रजिस्टिविटी। तो अब देखो, इस अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है m/n² तो होता है ये वाला। अब इसमें देखो, हेयर m एंड e आर कांस्टेंट। m और e है वो तो कांस्टेंट है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। एंड फॉर ए स्पेसिफिक मटेरियल स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट। और किसी फिक्स मटेरियल के लिए क्या होता है, जो स्मॉल n की वैल्यू है वो भी फिक्स होती है, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो बट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स इलेक्ट्रॉन्स गेन्स एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। यानी कि जब अपने क्या कर देते हैं कि इस कंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको एक चीज़ तो पता होगी कि टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब हीट देना, और हीट एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। और वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, जब आपको एकदम से एनर्जी मिल जाए तो आप क्या होते हो, तरोताजा हो जाते हो, इधर उधर भागना, काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो वही चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए है कि जब उनको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो इधर उधर ज़्यादा भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है सॉलिड मटेरियल के अंदर भागने की इतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि एटम आ जाते हैं, कुछ आयन आ जाते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। ठीक है, और क्लोजली पैक्ड होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के, तो इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए जगह बहुत ही कम मिल पाती है कंडक्टर के अंदर। तो अब वो क्या होगा, जब भागेगा इधर उधर एनर्जी मिलने पर, तो क्या होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होंगी,
इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा एक दूसरे से टकराने लगेंगी। भाई अगर एक मान लो बहुत सारी भीड़ हो किसी जगह पर, और उस भीड़ में क्या हो जाए, एकदम से भगदड़ मच जाए, तो लोग ज़्यादा टकराएंगे एक दूसरे से। अगर मान लो शांत तरीके से भीड़ चल रही है तो चलते रहेंगे वो, लेकिन अगर मान लो एकदम से भगदड़ मच जाए तो इधर उधर लोग ज़्यादा आपस में भिड़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे देखो, ड्यू टू दिस यानी कि इलेक्ट्रॉनों के भागने के कारण द रिलैक्सेशन टाइम टो डिक्रीजेस, यानी रिलैक्सेशन टाइम जो टो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज क्यों होता है, उसको समझने के लिए आपको रिलैक्सेशन टाइम पता होना चाहिए भी रिलैक्सेशन टाइम चीज़ क्या होती है। तो आपको पता है कि दो कंटिन्यूस कॉलिजन के बिटवीन जो टाइम लगता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब कॉलिजन ही बहुत क्या होती है, जल्द जल्द होने लगी और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होने लगी कॉलिजन। तो अब जो रिलैक्सेशन टाइम यानी दो कंटिन्यूस कॉलिजन के बिटवीन जो लगने वाला टाइम है वो टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर टो की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि एम एन और ई का तो लेना देना नहीं है, ये तो है ही कांस्टेंट, और टो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टो डिक्रीज तो रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी है मटेरियल की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन टाइम टो डिक्रीजेज, सो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो आपका कंडक्टर है उसकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, जब अपने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के साथ क्या होती जाती है, वो इंक्रीज होती जाती है। और दूसरी लाइन जो बिल्कुल इसके क्या है बच्चों, रिवर्स है लाइन। क्या लाइन दे रखी है दूसरी लाइन, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, किसके साथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि आपको पता है रो जब इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है सिग्मा इसका बिल्कुल रिवर्स है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब आपको अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्या है कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो कंडक्टर्स के लिए टी इंक्रीज करोगे तो रो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो आपका क्या है सिग्मा है यहाँ पर, सिग्मा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात होगी। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। भाई रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस पर देखो, रेजिस्टेंस होता क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अब जब रो इंक्रीज हो रहा है तो आर क्या है, रो के प्रोपोर्शनल है। भी अगर अपने किसी वायर का क्या करें, एल और ए कांस्टेंट रखें, एल और ए, मान लो दो अलग अलग मटेरियल की वायर हैं तो उनका एल और ए कांस्टेंट, लेंथ भी उनकी वही रखें, उनकी विड्थ यानी मोटाई भी, थिकनेस भी वही रखें, तो जो आर है वो रो के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिस वायर का क्या है, रो ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका रो कम है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब अपने को पता लग गया भी रो पर क्या है, आर डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से। तो अब आपको पता है कि टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ रजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के थ्रू अपने समझ लिया। अब अगर मैं थ्योरेटिकली आपको बताऊं कि ऐसा होता क्यों है तो उसका रीज़न सुन लो। देखो, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी डिफाइन किससे होते हैं, डिफाइन होते हैं भी रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है जो क्या है कि जो आपका जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर तो उनके रास्ते में कितनी रुकावट आती है। ठीक है ना, उस रुकावट को ही अपने क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और उस प्रॉपर्टी को अपनी क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। समझ आई इतनी बात। तो अब अगर मान लो कि आपको पता है कि एकदम एक भीड़ वाला जो अभी एग्जांपल लिया था कि भीड़ शांत जा रही है तो आराम से जाती रहेगी, ज़्यादा टाइम वो ज़्यादा टाइम नहीं लगी किसी चीज़ को क्रॉस करने में। लेकिन अगर वही भीड़ की जगह भगदड़ मच जाए तो वो आपको क्रॉस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ इलेक्ट्रॉनों के लिए कि जब इलेक्ट्रॉनों को अपने एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर ज़्यादा भागना स्टार्ट करते हैं। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट ज़्यादा आती है, तो रुकावट ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इस कारण क्या है, इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो, तो देखो नेक्स्ट है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्फा से इसको शो कर देते हैं। ठीक है ना, कि जो रेजिस्टेंस का क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है।
तो ये एक नई चीज़ है और यही सबसे मेन चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है अल्फ़ा, वो अपने समझते हैं, ठीक है ना। और कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो देखो क्या है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज R0। अब अपने क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को एज्यूम करके अपनी तरफ से मान करके क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। भी अपने एज्यूम कर लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, किसी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो R0 है या R0 है। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जब अपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या कर देते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस RT हो जाता है। तो अब आप मुझे बताओ R0 और RT में बड़ा कौन सा होगा। आपने ये टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो बड़ा कौन सा होगा, आप कहोगे कि सर RT बड़ा होगा और R0 छोटा होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जब अपने कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है उनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन इट इज़ फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये फाउंड की गई ये चीज़ कि द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंसेस, यानी कि जो RT और R0 है, मतलब एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और एक T डिग्री पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटली चीज़ बताई गई है क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स, यानी टेम्परेचर्स के डिफरेंस के क्या होता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्यों होगा, देखो वो चीज़ भी देख लो भी। अगर आप मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है, और 10 डिग्री पर कितना हो जाता है उसका, आप कह देते हो भी इसका रेजिस्टेंस 15 हो जाता है। अब जब आप इसको 20 डिग्री करोगे तो अब ये वाला जो क्या होगा और ज़्यादा इंक्रीज होगा, मान लो 25 हो गया। तो यहाँ तो टेम्परेचर का डिफरेंस 10 नहीं था, तो इधर कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों में 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशंस की बात करूँ तो यहाँ टेम्परेचर में डिफरेंस 20 हो गया, तो इधर भी कितना हो गया, ये वाला डिफरेंस 5 से लेके 25 20 हो गया। तो मतलब जैसे जैसे अपने क्या करते हैं कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर में डिफरेंस आता है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा चेंज होता है, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो पहले ये हो गया, इस T-0 को जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको अपने डेल्टा T से लिख देते हैं, क्योंकि डेल्टा जो होता है ना वो अपने चेंज शो करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। भाई इनिशियल रेजिस्टेंस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस की क्या होता है, ये वाला जो डिफरेंस है वो ज़्यादा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर मान लो आपको कह दें भी एक आपके पास लोहा है, आयरन है और एक कॉपर है, तो आयरन का आपको कह दे भी इनिशियल रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है, और एक का क्या है, मान लो आपको कॉपर का कह दे 5 ओम, ये Fe का है और ये आपके पास Cu का है। तो अब क्या होगा कि जब आप मान लो इसका भी 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और इसका भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो दोनों में क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा चेंज होगा, इसका थोड़ा कम होगा। क्योंकि इसमें मान लो कि अगर आपको मैं कह दूं भी जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है 5 डिग्री इंक्रीज करने पर, अगर ये 4 से 5 ओम हो जाता है तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। मतलब इसमें 2 ओम का क्या आ जाएगा डिफरेंस और इसमें 1 ओम का। हालांकि आप चेंज टेम्परेचर में एक जैसा ही कर रहे हो, भी आपने टेम्परेचर में चेंज 5-5 डिग्री किया, लेकिन जिस भी मटेरियल का इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो रिजल्ट दिए हैं ना ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट हैं। अब आप कहोगे कि सर ये आया कैसे, ऐसा होता क्यों है, तो वो एक्सपेरिमेंटली है कि अगर मान लो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया तो उसने एक्सपेरिमेंटली ये लॉ दिया, क्या होता है कि M1 M2 के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स होता है, और जो R² क्या है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो वो उसने एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट दिया, 2 इक्वेशनें बनाई, दोनों को मिक्स किया और एक कांस्टेंट कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन उसने दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे भी उसने 2 कंडीशंस बना ली और फिर इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जब उसने मिक्स किया इसको शायद ओम ने किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट भी,
तो आर टी माइनस आर जीरो ये क्या आ गया, आर जीरो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ गया। तो जब अपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक क्या लगाते हैं, इक्वल साइन, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है। अब आप में सोच रहे होंगे कि सर ये वाला तो एक जैसा ही है, तो ये एक जैसा नहीं है, ये नीचे वाला क्या है, अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है कांस्टेंट, और ये वाला जो सिंबल है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ये पूरा तो ऐसे होता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। इनफाइनाइट आपको पूरा नहीं बनाना, उसका एक साइड से मुंह खुला रखना है। तो ये क्या है, अल्फा है, यहाँ पे अल्फा एक कांस्टेंट आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दी है मैंने एक चीज़, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ आगे आपके काम आएगी। काम कैसे आएगी वो भी देख लेंगे। अब यहाँ से अगर मैं आर टी की वैल्यू निकालूँ तो ये आर जीरो इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो आर जीरो प्लस एल्फा आर जीरो डेल्टा टी, और आर जीरो कॉमन आ गया, तो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी क्या आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा। तो हेयर एल्फा इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एल्फा कांस्टेंट है, और एल्फा को अपने यहाँ पे क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह देते हैं। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपने थोड़ी से इसके एक दो फॉर्मूले और हैं वो पढ़ते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट इसमें पॉइंट अपना है जो, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना भूल गया, आप लिख लेना कि ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। यहाँ रजिस्टिविटी की आप क्या करना, स्पेलिंग सही कर लेना। मेरे ये बड़ी दिक्कत है कि मैं रजिस्टिविटी जब भी लिखता हूँ ना, RESI, और यहाँ पे S लिखना भूल जाता हूँ, ठीक है ना, ये बड़ी दिक्कत है। मैंने आज ध्यान तो दिया, लेकिन फिर भी कई जगह ऑटोमेटिक लिखे गए, ये देखो यहाँ से ही लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आप लिख लेना जब भी जहाँ भी आपको गलती लगे, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो इतना तो वो थोड़ा सा फ़र्क होता ही है, ठीक है। इंग्लिश वालों को इंग्लिश ज़्यादा आती है आपको। तो अब देखो क्या है कि इसके कहने का ये मतलब है भी, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्योंकि पॉजिटिव अल्फ़ा की वैल्यू उन जो सब्सटेंसेस या उन मटेरियल्स के लिए पॉजिटिव होगी जिनका जो रेजिस्टेंस है चाहे रजिस्टिविटी है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज हों। तो जिनके लिए दोनों ही इंक्रीज हों उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। और जिनके लिए मान लो डिक्रीज हो जाए किसी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू या रजिस्टिविटी की, तो उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसका रीज़न है मेरे पास भी, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होगी उसका रीज़न मैं आपको अभी बता दूंगा। वो आप आगे आगे जब अपने थोड़ी सी कैलकुलेशन और करेंगे वहाँ आपको पता लग जाएगा। और वो रीज़न देखना आपको बताएगा भी नहीं कोई जल्दी, कोई टीचर तो हो भले 100 में कोई एक जो आपको बता दें। तो अब देखो इतनी चीज़ समझ आ गई आपको भी, जो रजिस्टिविटी है चाहे रेजिस्टेंस, जिस भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है उसके लिए अल्फा नेगेटिव, और जिसका इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ उसका पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो क्या है, जो ऊपर आपने फॉर्मूला निकाला है रेजिस्टेंस का, उसको अपने रेजिस्टिविटी के भी लिए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी में चेंज आता है जो आपका ये रेजिस्टेंस है उसमें चेंज आता है। मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बात एक ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना। तो होता क्या है, रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, बस उसमें लेंथ भी अपने यूनिट ले लेते हैं और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट ले लेते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। होता वो भी रेजिस्टेंस ही है, वो भी रेजिस्टेंस ही है, बस उसमें यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए रेजिस्टेंस है। तो अब आपको एक चीज़ ये वाली समझ आ गई, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला ऊपर आपको लिखवाया है बस बिल्कुल आप इसी तरीके से ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हो। इसमें जो रो जीरो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और रो टी है वो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। समझ आई बच्चों इतनी बात आपको, मुझे उम्मीद है पता लग गई होगी आपको ये बात। अब आपकी बुक में दिखाता हूँ मैं आपको, बुक में ना ये वाला फॉर्मूला है जो आपका डेराइव ना करके डायरेक्ट ही दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है ना। इसके आगे कहीं भी डेरिवेशन नहीं है इसका, ये देखो सारा आगे डेफिनेशन वगैरह आ गई। इन्होंने कह दिया कि अपने इसको रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी भी ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये सारी कैलकुलेशन करके। क्योंकि ये हमारे टाइम में जो 12वीं क्लास की किताब लगती थी ना बोर्ड की, उसमें ये वाले फॉर्मूले इसी तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। अब आपके जो अब वाली बुक है उसमें क्या है कि सीधा दे दिया ये वाली,
सीधा दे दिया तो सीधा आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना तो पता तो होना चाहिए भी ये बना कैसे ये चीज़, तो वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, क्योंकि ये 12वीं लेवल की थी तभी मैंने बता दी, 12वीं की क्लास में दी हुई थी पहले। तो अब क्या है नेक्स्ट कि दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज, ये फार्मूला आपने ऐसे लिख दिया। अब ये वाला पॉइंट है, सॉरी क्या है इसमें कि इफ़ वी हैव गिवन टेम्परेचर T1 एंड T2। अब ऊपर तो जो आप पढ़ रहे थे उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहला टेम्परेचर और लास्ट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आपको 0 ना दे के T1 दे दें, कोई भी T1 डिग्री सेंटीग्रेड और लास्ट टेम्परेचर आपका T2 डिग्री सेंटीग्रेड दे दें, भी मान लो आपको कह दिया भी एक मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो इतना है और 60 पर इतना है, 60 पर निकाल लो या आपको कह देंगे। ठीक है, तो मतलब इनिशियल टेम्परेचर जब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो तब क्या है, तब जो आप फॉर्मूला लगाओगे RT2 बराबर RT1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ देखो ये वाला डेल्टा T होता था इसको T माइनस 0 लिखते थे। तो अब क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। यहाँ पे क्या होता था सॉरी R, अगर मैं R के लिए लिखूँ तो RT इज इक्वल टू R0 ये होता था। तो आर टी वहाँ पे लास्ट वाला T डिग्री सेंटीग्रेड के बाद और ये उससे पहले वाला टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस होता था। तो बिल्कुल वैसा ही फार्मूला बनाया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, और आपको ये वाले फार्मूले ही ज़्यादा लगाने पड़ेंगे जो मैंने अभी दो लिखवाए हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको कम मिलेगा क्योंकि वो कन्फ्यूज़ करने के लिए दो अलग अलग आपको टेम्परेचर दे देते हैं। तो दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हो तो T1 T2 की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है डेफिनेशन ऑफ एल्फा, एल्फा की डेफिनेशन। तो अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड काम आएगी। इक्वेशन थर्ड कौन सी थी, ये वाली। तो इस इक्वेशन थर्ड की अगर मैं बात करूँ बच्चों आपसे, तो आर टी माइनस आर जीरो बराबर एल्फा आर जीरो डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर मैं इस एल्फा की वैल्यू निकालूँ तो ये वाली सारी वैल्यू क्या चली जाएगी, इसके अपॉन में चली जाएगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन बना रहे हैं अपने। तो आर टी माइनस आर जीरो और अपॉन में आर जीरो डेल्टा टी। तो आर टी माइनस आर जीरो को डेल्टा आर लिखा, इसको आर जीरो और ये डेल्टा टी लिख दिया, इतना लिख दिया। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन आपको जब बनानी होगी तो डेल्टा टी अपने आप को पता है, मैंने आपको बताया भी हुआ पहले भी जब भी आपको कोई डेफिनेशन बनानी हो तो क्या करो, कोई एक या दो क्वांटिटीज़ जो उसमें एक क्वांटिटी को छोड़ के बाकी को यूनिट मान लो आप, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 1 मान लो तो आपका ऑटोमेटिक से डेफिनेशन बन जाएगी। तो अगर अपने डेल्टा टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड और आर जीरो को 1 ओम एज्यूम कर लें तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा आर, क्योंकि अब क्या हो गया, ये भी 1 हो गया और डेल्टा टी भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब आप कहोगे कि अगर अपने किसी मटेरियल लें और उस मटेरियल का जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो यूनिट हो या 1 ओम हो और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो उसके रेजिस्टेंस में डिफरेंस आएगा वही उसका क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे, ये देखो टेम्परेचर में डिफरेंस है 1 डिग्री, आर जीरो है 1 ओम यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, तो अल्फा डेल्टा आर के इक्वल है, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो अब डेफिनेशन ये बनाई मैंने, दोबारा सुन लो, कि एक ऐसा मटेरियल जिसका क्या हो यूनिट या 1 ओम इनिशियल रेजिस्टेंस हो और उसका टेम्परेचर जब अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें तो जो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। समझ आई इतनी डेफिनेशन। अब बुक में थोड़ी सी और दी हुई है, पहले ये वाली पढ़ लो। इट मीन्स द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 ओम रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग 1 डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर अपने कह सकते हैं इक्वल टू द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन आसान है। अब बुक वाली देख लो, बुक वाली में क्या दिया हुआ है डेफिनेशन में, ये देखो। द यूनिट नहीं, ऊपर यहाँ पे ये देखो, ये है 10 फॉर ए यूनिट चेंज इन टेम्परेचर द रेशो ऑफ चेंज इन रजिस्टिविटी टू द रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला सारा कुछ दिया हुआ इज इक्वल टू द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इतना ज़्यादा उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये वाली डेफिनेशन याद रखो। समझ आई इतनी बात। अब आती है इसकी यूनिट और डायमेंशन। तो देखो अल्फा की यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूले से अगर अपने देखें तो डेल्टा आर अपॉन आर जीरो डेल्टा टी थी। डेल्टा आर की यूनिट ओम, नीचे आर जीरो के भी ओम और साथ में टी की डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि सर डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, केल्विन भी तो ले सकते हैं,
ठीक है, केल्विन एसआई यूनिट होती है, और यूनिट में अपने को लेनी भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि ओम एक एसआई यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका जायज़ है बिल्कुल। लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट को क्या है, जब किया था ओम ने भी किया था, और एक सी बैक साइंटिस्ट थे, सी बैक इफेक्ट भी आता है, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट में इसमें काफ़ी अपना इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग मेटल्स पर उन्होंने करके देखे थे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने जब जो वाली यूनिट्स काम में ली वो डिग्री सेंटीग्रेड थी। तो ये कन्वेंशनल चला आ रहा है, परंपरागत रूप से ये चला आ रहा है कि जो इनकी यूनिट है वो अपने डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड कोई ऐसे नहीं भी सीजीएस यूनिट है कोई, या आपके एफपीएस यूनिट है कोई, ऐसा नहीं है। वो भी एक सिंपल यूनिट है, जहाँ पे अपने जो यूनिट आएगी वहाँ पे अपने डिग्री सेंटीग्रेड अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, तभी डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो यूनिट इसकी डिग्री सेंटीग्रेड ही मानेगी। तो ओम से ओम कैंसिल, डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो जाएगा, इनवर्स, या इस इनवर्स को अपने पर डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। समझ आए इतनी बात, अल्फा इज इक्वल टू पर डिग्री सेंटीग्रेड जो इसकी यूनिट आ जाएगी। अब डायमेंशन जो होगी टेम्परेचर के लिए क्या होती है, थीटा -1, या आप बोल सकते हो कि K-1। मैंने आपको शायद सॉरी, जो मेरे स्कूल वाले स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने पिछली बार बताया था, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं, और फंडामेंटल्स यूनिट में क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका जो सिंबल होता है डायमेंशनल सिंबल, या तो के होता है या थीटा होता है। तो आपकी बुक में थीटा इनवर्स दिया हुआ था, तो मैंने थीटा इनवर्स लिख दिया, के इनवर्स लिखना चाहो के इनवर्स लिख सकते हो आप। समझ आए इतनी बात। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो आता है वो आता है ग्राफ। तो ग्राफ आपको दोनों ही याद रखने हैं। ये तो ग्राफ है रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की कैसे चेंज होती है, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। यानी तो जब आप टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा लो हो, यानी आप कह दो भी 10-12 डिग्री हो, और थोड़ा थोड़ा 13 डिग्री कर दिए, 14 कर दिए, 15, तो वो उसका टेम्परेचर इस टाइप से इंक्रीज होता है। अब हाई टेम्परेचर कर दे, मान लो 500-600 डिग्री कर दिया, तब जो उसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे सीधा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये जो ग्राफ है ये आपका एलॉय में क्या है, जैसे नाइक्रोम, इसके लिए भी आ जाता है। अब देखो कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपको अंदाजा भी नहीं होता भी ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। ठीक है ना, जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होता, आपको कह देंगे कि ये डायग्राम में एक ग्राफ है, इसको अपने नाइक्रोम के लिए शो कर रखा है, तो इससे आप क्या समझते हैं इस ग्राफ से। तो आपको कह देंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कुछ डिक्रीज इंक्रीज करते रहेंगे। तो आपको तो क्या है, पता लग रहा है कि ये वाला जो है कि इन मटेरियल्स की जो रजिस्टिविटी है टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो नाइक्रोम चाहे आपके पास कॉन्स्टेंटन आ जाए, चाहे क्या निकल सॉरी इसमें क्या था, ये नाइक्रोम ही था, ये आ जाए, और 2-3 मेटल्स अपने और पड़ी थी जो इनको एलॉय बोला था अपने, मिक्सचर, 2 मेटल्स का मिक्सचर होती है ये वाली। तो चाहे कोई भी आ जाए, आपको क्या करना है, ये वाला ग्राफ बनाना है, ये लो टेम्परेचर के लिए और ये हाई के लिए। अब आप में से अगर पूछे कि सर मीडियम टेम्परेचर के लिए, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है, जो क्या है ओरिजिन से जाता है, अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन होती है, पूरी स्ट्रेट लाइन तो नहीं होती है। तो वो दिया ही नहीं हुआ तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये था यहाँ तक बच्चों आपका कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर इफेक्ट। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि कंडक्टर्स का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है उनकी। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें, वो दूसरा पॉइंट है फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के लिए क्या होता है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज काफ़ी हो गया ना। ठीक है, तो अब समझो इसको, इसके कहने का मतलब है भी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो अपने को किस पर, आर, रो और सिग्मा पर देखना है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इन मटेरियल्स के लिए, जो इंसुलेटर मटेरियल्स हैं, इनकी जो क्या है रेजिस्टिविटी है वो भी क्या होती है, डिक्रीज। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज, और कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज, जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। अब इसका रीज़न सुन लो क्या है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है। क्योंकि जो आपके इंसुलेटर होती हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जगह खाली होती है। ठीक है ना,
पहले जो कंडक्टर थे उसमें तो क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, जगह बहुत ही कम थी, भीड़ ज़्यादा थी। अब इसमें भीड़ बहुत ही कम है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है इंसुलेटर में। लेकिन जब आप क्या करते हो, किसी इंसुलेटर को गर्म कर देते हो, हीट दे देते हो उसको, तो मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देने पर उसमें क्या होता है कि कई एटम्स में से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, थोड़े बहुत, बहुत ही थोड़े, ठीक है ना। तो वो बहुत ही थोड़े इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण उसकी कंडक्टिविटी जो बिल्कुल जीरो थी पहले, वो कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, या आप कह सकते हो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ आई इतनी बात आपको। और दूसरी चीज इसने कहा है कि अगर अपने टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, तो अब रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज होंगे, और जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर में डिक्रीज के साथ डिक्रीज। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी बिकम्स वेरी हाई, यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर देखें अपने, तो जो इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो क्या होते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। क्योंकि टेम्परेचर आप लो कर रहे हो, बिल्कुल जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करीब ले गए, तो तब रजिस्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अब अगर कंडक्टिविटी की बात करूँ तो वो 1/रो होती है, और रो की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट नेग्लिजिबल, या आप इसको जीरो भी मान सकते हो। समझ आई। तो सो एट एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी बिकम्स अप्रॉक्सीमेट जीरो, जो इसकी कंडक्टिविटी यानी सिग्मा है वो क्या हो जाती है, अप्रॉक्सीमेट जीरो हो जाती है। और जो इन जो आपके पास इंसुलेटर है, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो अपने किस फार्मूले से, इस फार्मूले से बताते हैं कि रो इज इक्वल टू रो जीरो ई की पावर ई जी अपॉन 2 kBt। अब आपको जिसको नई फार्मूला याद होता है छोड़ सकते हैं इसको, बड़ी क्लास का फार्मूला है, ना ही यहाँ समझाने का तुक है, इसको बना कैसे है कुछ बताने का तुक नहीं है। आपकी बुक में इक्वेशन दी हुई थी, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ना ही पेपर में आने वाला है। अब इसमें जो के बी दिया हुआ उसको वोल्टेज मान कांस्टेंट बोल देते हैं, जैसे आपने स्टीफन वोल्टेज मान लॉ पढ़ा था ना, स्टीफन का लॉ प्रीवियस ईयर, तो वो वोल्टेज मान भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना क्या है काफ़ी योगदान दिया फिजिक्स में। तो उन वोल्टेज मान एक कांस्टेंट दिया था, इसकी वैल्यू आप नेट पर देख सकते हो 1.38 इंटू 10⁻⁻19 इसके समथिंग होती है, ठीक है। तो आप देख लेना, नेट पर चेक कर लेना इसको। टी यहाँ पे टेम्परेचर और किस में, केल्विन में है, ये यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट केल्विन टेम्परेचर पर ही किया गया। और ई जी एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 16वें चैप्टर में ये डिटेल से पढ़ा दूंगा मैं। तो समझ आइए आपको कि अब देखो कंडक्टर्स के लिए तो आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन इंसुलेटर के लिए आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। क्या इंसुलेटर के लिए आपको दो चीज़ें, कि एक तो क्या है कि जो इनकी रेजिस्टिविटी, कनेक्टिविटी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होते हैं, और दूसरी चीज़ जो नहीं दी हुई वो याद रखनी है यहाँ पे। क्या, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताओ। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। तो मैंने आपको अल्फा निकालने का एक तरीका जो बताया हुआ है, क्या है कि जिस जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी मटेरियल के लिए टी इंक्रीज करने पर रो और आर इंक्रीज हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, तो उनके लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और दूसरे सारों के लिए नेगेटिव। तो अब इसके लिए भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये याद रखना आपको, समझ आए इतनी बात। ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं याद होता छोड़ सकता है इसको, पेपर के लिए आज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पूछा जाता है। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा किस्मत ख़राब हो फिर पूछा जा सकता है ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट बच्चों, जो फोर्थ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए देखो क्या होगा बच्चों, कि जब अपने सेमीकंडक्टर, पहले तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में आपने पढ़ा है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जो आपके कंडक्टर्स हैं उससे तो कम होती है, लेकिन जो इंसुलेटर हैं उनसे ज़्यादा होती है, मतलब मीडियम वाले आ गए ये, जिनकी कनेक्टिविटी मीडियम से होती है। मतलब इनमें जब करंट फ्लो करवाओगे वो कंडक्टर्स से तो कम फ्लो होगा करंट, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। और ये वाले जो मटेरियल होते हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, वो वाले मटेरियल इसमें शामिल करते हैं अपने, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इनके जो आउटरमोस्ट शेल हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी मटेरियल के दूसरे किसी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इनके कंप्लीट हो जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके सबसे मेन एग्जांपल हैं। तो अब इसमें देखो क्या होता है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा।
देखो कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेकअप रैपिडली, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, यानी सेमीकंडक्टर्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। क्यों? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही डिक्रीज हो जाती हैं। इस कारण क्या होता है, इनके लिए जो वैल्यू होती है इसकी नेगेटिव होती है। बच्चों समझ आई इतनी बात आपको? और ये इसका ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, इसको एक्सपोनेंशियली बोलते हैं। ऊपर वाले फॉर्मूले जैसे ही एक्सपोनेंशियली का मतलब समझते हो क्या, ई की पावर की फॉर्म में डिक्रीज होती है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो यहाँ ई की पावर की फॉर्म में, वो फार्मूला नहीं है आपके, बड़ी क्लासों में आ जाएगा। जिसने फिजिक्स में एमएससी करनी होगी ना वहाँ जाके पढ़ेगा वो, उससे पहले नहीं आएगा। तो अब तो ये आपका देखो आज का टॉपिक था बच्चों, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा टॉपिक था जिसमें आपने क्या सीखा, जिसमें आपने एक ही मेन चीज़ सीखी क्या, कि जब अपने क्या करते हैं कि जो कॉफिशिएंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अलग अलग मटेरियल के लिए कैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, क्या क्या उसकी वैल्यूज़ होती हैं, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव उसकी वैल्यू लेते हैं। अब जाते जाते आपको आज मैं बता जाता हूँ ये वाली चीज़ भी, सॉरी वो भूल गया मैं, हाँ ठीक है ना, याद आ गई मेरे। अब क्या थी कि मैंने आपको कहा था ना भी रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव होती है अगर डिक्रीज हो। तो वो देखो क्यों होती है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका रीज़न समझ लो यहाँ से, कि आप देखो कि अल्फा का फॉर्मूला ये आ रहा है। तो अब देखो एक मटेरियल आपने कौन सा ले लिया, कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर के लिए आपने कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, और आपने मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर कर दिया और इसका रेजिस्टेंस 10 डिग्री टेम्परेचर पे कितना है, आर टी 10 डिग्री पे रेजिस्टेंस है, वो आपने कह दिया कि 8 ओम हो जाता है, 8 ओम हो जाता है। तो अब जब डिफरेंस लोगे आप तो आर जीरो भी पॉजिटिव, टेम्परेचर डिफरेंस भी पॉजिटिव 0 से 10, आर टी माइनस आर जीरो पॉजिटिव, तो मतलब अल्फा भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर यही बात मैं इंसुलेटर के लिए करता हूँ, इंसुलेटर ले लेते हैं यहाँ पे। इंसुलेटर का क्या है, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है वही 5 ओम। अब जब आप इसका 10 डिग्री रेजिस्टेंस 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो इसका रेजिस्टेंस है इंसुलेटर का कम हो जाता है। अब वो 5 से क्या हो गया, मान लो 3 ओम हो गया। तो अब अगर इसके लिए मैं अब आर टी माइनस आर जीरो निकालूँ तो 3 माइनस 5 यानी -2 आएगा। तो तभी क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं या सेमीकंडक्टर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होता है तो जो आर टी माइनस आर जीरो की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाती है। तो उनका जो अल्फा है वो नेगेटिव और कंडक्टर्स का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ आई बात ये वाली? अब देखो आपको मैं बता भी देता हूँ, यहाँ टेबल में दिखा भी देता हूँ, ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। पहले मेटल्स के लिए, तो मेटल्स में आप सभी देखो पॉजिटिव हैं। फिर एलॉयज़ के लिए दे दी तो एलॉयज़ में भी सारी पॉजिटिव आ गई। फिर सेमीकंडक्टर के लिए दे दी तो सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आ गई ये वाली वैल्यू, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के बारे में जो डिटेल से अपने स्टडी इसकी, सेमीकंडक्टर के लिए कैसे इंक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी का फार्मूला, कंडक्टिविटी का फार्मूला, वो सारे अपने चैप्टर नंबर 16 में करेंगे। वो सेमीकंडक्टर पर बेस्ड ही है सारा, वहाँ पूरे डिटेल में आएगा आपके। अगर यहाँ नहीं समझ आया हुआ आपको, लेकिन समझ आ गया होगा क्योंकि पूरी ट्राई की है अभी मैंने तो, लेकिन फिर भी नहीं आया तो आप 16वें चैप्टर में समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई जारी रखो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको आज का टॉपिक कैसा समझ आया। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर ले। और नोट्स आपके इसको RBSc फिजिक्स नोट्स, बीच में कोई स्पेस नहीं है, छोटे अक्षरों में RBSc PHYSICS NOTES इकट्ठा लिखना है। ये सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर सारे नोट्स पड़े हैं। और उस टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्कस लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने स्टूडेंट्स आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों अपनी तैयारी अच्छी तरीके से जारी रखें।